नमस्कार सीईओ एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सामान्य क्लासेस में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो सितंबर 2026 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अकाउंट्स को किस तरीके से आपको रिवाइज करना है ताकि आपका कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आ सके और आप लोग एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सामान्य क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स सीए कर रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके और जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप तक टाइमली पहुंच सके। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंट्स को कैसे रिवाइज किया जाए। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीए फाउंडेशन में यूं तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अकाउंटेंसी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि इस सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली और सब्जेक्ट के हम ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ओवरऑल मार्क्स ये हमारे कवर कर लेगा और हमारी परसेंटेज को इंप्रूव करने में भी अकाउंट्स हेल्प करेगा। अगर हम बात करें, अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते हो तो अकाउंट्स में इजीली 80-90 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। अब बात यह कि सर हमें किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए, तो सबसे पहले बात मैं करूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को अकाउंट्स को अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पर जाना चाहिए। बेसिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम लोग देखते हैं कि अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, गैप क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, रिसिप्ट कितने टाइप की, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, इंड एस, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो इस टॉपिक में से ऑन एन एवरेज 10 से लेके 15 मार्क्स तक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो सबसे पहला ये टॉपिक हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि हमने बचपन में भी इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ा है, 11th में, 12th में और अब फाउंडेशन में भी नो डाउट आपने इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा। तो बेसिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है इसमें हमारा 100% मार्क्स कवर होता है। अगर ये 15 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स हमें पूरे के पूरे इसमें मिल जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे जाना चाहिए। अब बात आती है चैप्टर्स की, तो दूसरा टॉपिक जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो है जर्नल एंट्रीज। सर इस लेवल पे जर्नल एंट्रीज, हाँ एग्जाम में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ जाता है जर्नल एंट्रीज का 4 to 5 मार्क्स, कभी कभार ये 8 मार्क्स का भी हो सकता है। क्लियर बात है? और जब आपको जर्नल एंट्रीज आती है तो आप आने वाले टॉपिक की भी अकाउंटिंग इजीली कर सकते हो। लाइक मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पूरा जर्नल एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज है। क्लियर बात समझ में आई? तो आप लोग को जर्नल एंट्रीज पे भी फोकस करना चाहिए। तीसरा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है रेक्टिफिकेशन। सर क्या बात कर रहे हो, रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। रेक्टिफिकेशन का हर बार अगर मैं बात करूं जितने भी एग्जाम हो रहे हैं पिछले 8-10 अटेम्प्ट के, तो लगभग हर बार रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है और ऑन एन एवरेज बात करें अपन ये 6 to लेके 12 मार्क्स, 6 से लेके 12 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर बात है? तो रेक्टिफिकेशन हमारे लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और रेक्टिफिकेशन में भी सबसे ज्यादा एक पॉइंट हमेशा पूछा जाता है सेल ऑन अप्रूवल वाला। कौन सा टॉपिक? सेल ऑन अप्रूवल वाला। तो आपको उस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सेल ऑन अप्रूवल वाले केस में आपको ध्यान देना है कि हमें 2 बातें करनी होती है। एक तो सेल्स को ईयर एंड पे कैंसिल करना पड़ता है। अगर सेल ऑन अप्रूवल का ट्रांजेक्शन हुआ है और बीच में ईयर एंड हो रहा है तो आपको सेल ऑन अप्रूवल को कैंसिल करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये ट्रांजैक्शन ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे ही फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 4th पॉइंट, तो हमें फोकस करना चाहिए बीआरएस। कौन सा टॉपिक? बीआरएस। सर बीआरएस का क्वेश्चन हमेशा आता है। हाँ, अगर अपन बात करेंगे 8-10 अटेम्प्ट की पिछले, तो आप देखोगे लगभग आपको 7 to 8 अटेम्प्ट्स के अंदर बीआरएस का एक क्वेश्चन मिल जाएगा और बीआरएस पूरे अकाउंट्स में सबसे आसान टॉपिक है। सिर्फ आपको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर बात है? और बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या? ये वही है जो 12th में एग्जैक्टली जो आपने 12th में पढ़ा था वही पार्टनरशिप है। थोड़ा सा लेवल अप होगा, डेफिनेटली आप सीए कर रहे हैं तो लेवल तो अप होना ही है।
तो पार्टनरशिप को हमें फोकस करना है और इसमें हमारे साथ साथ हमें पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पे भी फोकस करना है। डिसोल्यूशन का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। तो पार्टनरशिप हम पूरा 12th में पढ़ के आते हैं तो लगभग हमको याद होती है, तो आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दोगे तो जिसकी वजह से 15-20 मार्क्स का जो पार्टनरशिप आ रहा है वो आप मैक्सिमम पूरा का पूरा कवर कर पाओगे। क्लियर है। उसके बाद 6 पॉइंट में मैं बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स। कौन सी बात कर रहा हूं? कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट्स के भी कुछ एक टॉपिक आप लोग 12th में पढ़ के आते हैं, तो कंपैरेटिवली फाउंडेशन में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कम मेहनत में ज्यादा माहौल। क्लियर बात है। तो आप पार्टनरशिप और कंपनी जो 12th में पढ़ के आ रहे हैं सेम टू सेम लेवल फाउंडेशन लेवल पे, थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो वो 21 हो जाता है। क्या हो जाता है? 19 से 21। तो अपन अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर अपन मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। कंपनी के अंदर 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, लाइक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद बोनस इशू और राइट इशू। तो मैं बात करूं बोनस और राइट इशू का तो वो तो बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आपने एक बार भी गो थ्रू किया है तो उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में सावधानी रखनी है ताकि कहीं एग्जाम में गलती ना हो जाए। क्लियर है। अब ये सारे टॉपिक हो चुके हैं सर, इसके अलावा कौन सा टॉपिक बच रहा है? 7वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा फाइनल अकाउंट्स। क्लियर बात है। अगर आप देखोगे तो लगभग हर एग्जाम में आपको फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर फाइनल अकाउंट से वही फाइनल अकाउंट से जो हमने 11th में पढ़े थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। क्लियर है। तो अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से कर लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ आपके 2 टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। सर कौन कौन से 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे? एक तो साथ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या कंप्लीट हो जाएगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और दूसरा कवर हो जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर ये कैसे कवर होंगे? फाइनल अकाउंट्स में देखो अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। तो ये चीज तो कॉमन है ही, बस अपन को एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा मैन्युफैक्चरिंग। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर एक मेथड होता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। तो कैपिटल कंपैरिजन में तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस निकालना है हम लोग को, तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। वो तो बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर एग्जाम में आता है तो बोनस मार्क्स हमारे लिए। दूसरे कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होगा? आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आधी अधूरी जानकारी दे रखी होगी, जिसको हमें प्रॉपर डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है और हमको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो जो चीज यहां पे अपन सीख चुके हैं वही चीज आपको वापस से बनानी है। तो दोनों को दोनों हो गया भैया, सिमिलर हो गया। तो मैं बोल रहा हूं फाइनल अकाउंट अगर आपने ढंग से कर लिया तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी हो जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें तो एक तो बनता है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनता है बैलेंस शीट। इसके साथ एक कैश बुक और बनती है, इसका नाम है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो हमने कैश बुक पढ़ी हुई है, कैश अकाउंट, तो जो कैश अकाउंट है वही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, सब नाम बदला है और नाम बदलने से कभी भी कंसेप्ट नहीं बदलते। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ये क्या भला है? कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का नाम बदल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बदल दिया? नाम। तो जो हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस था वो आज बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो वही है। तो अगर आपने फाइनल अकाउंट को ध्यान से पढ़ लिया तो बाकी के दोनों टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो एक एक बार ये टॉपिक आपको करना है और इन टॉपिक को आपको इतना डिटेल्ड में करना है, मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन, लास्ट 5 या 4 कम से कम आईटीपी और एमटीपी आपको 100% कवर करना है, ताकि आपको क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों का आइडिया हो जाए। क्लियर बात समझ में? अब आखिरी में जो टॉपिक बचे हुए हैं रेसिडरी, उनको मैंने बिल्कुल आखिरी नंबर पर रखा है, लाइक डेप्रिसिएशन। सर ये वही डेप्रिसिएशन जो हमने 11th में पढ़ा था, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है क्वेश्चंस का, बस और कुछ नहीं होगा। उसके बाद है BRS, उसके बाद हमारा इन्वेंट्रीज। क्या है? इन्वेंट्रीज। तो इनमें से कोई सा भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है तो एक एक बार हमको गो थ्रू कर लेना है। ऊपर वाले जो 7 टॉपिक है उनको तो आपको डिटेल में डिस्कशन करना ही करना है, डिटेल रिवीजन उनका चाहिए आपको, 100% कॉन्सेप्ट चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सीक्वेंस रखो, सबसे पहले बेसिक या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 1 दिन लगेगा इसको, जर्नल एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन दोनों में 1 दिन लगेगा, BRS 1 दिन का, पार्टनरशिप जो है वो आपका 2 से 3 दिन लग जाएगी। आप 4 दिन ले लो सेफ साइड के लिए, कंपनी अकाउंट्स में 4 दिन ले लो, फाइनल अकाउंट्स में आप 4 दिन ले लो, तो अभी भी अपने पास बहुत सारा समय है। तो ये सारे टॉपिक आप कंप्लीट कर लो। और टॉपिक को कंप्लीट कैसे करना है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उनकी नोटबुक के साथ साथ हमें ICSI का जो मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, वो 100% कवर करना है, इंक्लूडिंग ITPs एंड MTPs, एटलीस्ट लास्ट 4 अटेम्प्ट्स।
4 अटेम्प्ट की तो कम से कम आपको कवर करना ही करना है। क्लियर बात है। बचे हुए टॉपिक डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इन्वेंटरी छोड़ना नहीं है, एक बार इनको भी देख लेना। क्लियर बात है। तो इस तरीके के आपको कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम समय समय पे आपको गाइड करते रहेंगे। सभी स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सामरिया क्लासेस के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके पास जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।